हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज फिर से मैं एक क्लास के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यहाँ पे तो क्लास 4 लिखा हुआ है, लेकिन दो वीडियो को मैंने एक क्लास को दो वीडियो में कन्वर्ट किया था, क्योंकि चूँकि मेरा ना फास्टिंग था, तो मैं आज क्लास नंबर 5 आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और थोड़ा शेयर ज़रूर करिएगा। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आज का अधिवेशन होगा 1921 वाला, क्योंकि 1920 का दो अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक वार्षिक और एक विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत के द्वारा हुआ था, और वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, वीर राघवाचार्य के द्वारा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो क्लास याद होगा। तो आज का अधिवेशन है 1921 का। ये अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे CR दास। CR दास इसके अध्यक्ष थे। कार्यकारिणी अध्यक्ष थे, यानी कार्य जो करते थे वो थे हकीम अजमल खां। जेल में रहते हुए पहली बार चित्तरंजन दास यानी CR दास ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ना कि CR दास उस समय पे जब उनका अध्यक्ष पद पर चयन हुआ था ना, तो 1921 में वो जेल में थे, और जेल में रहते हुए ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था CR दास को। अगला पॉइंट है इसमें, मद्य निषेध और अस्पृश्यता उन्मूलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन में। इस अधिवेशन की यही दो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला अधिवेशन है 1922 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गया बिहार में हुआ था। क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं तो बिहार का इम्पोर्टेंट हो जाता है अधिवेशन हम सब के लिए। तो 1922 का गया अधिवेशन है जो बिहार में हुआ है। अध्यक्ष हैं CR दास। चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव CR दास ने पेश किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसी अधिवेशन में CR दास ने चुनाव का पेश किया था, मैं चुनाव में भाग लूँगा, लेकिन इसे ना अस्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ये मैंने बाद में लिखा है क्योंकि मुझे ये याद नहीं था, और बहुत चीज़ हम छोटा छोटा चीज़ भूल जाता है, तो मैंने इसे लिखा था। अब मैं इसलिए इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ना, क्योंकि एक भैया हैं वो बोलते हैं कि मैम कुछ भी ना छोड़ें, तो एक पॉइंट भी मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या पता यही पूछ ले, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कहीं भी आगे पीछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1907 में ब्रेकअप हुआ था, फिर 1916 में पैचअप हुआ था, मैंने ट्रिक से याद किया था। 1924 में फिर से ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप, पैचअप और ब्रेकअप से आप इसे याद रख सकते हैं 7, 16 और 24 को। मैंने ट्रिक से याद किया था, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये पहले भी मैंने पढ़ाया है, फिर से मैं इसको रिपीट करके इसलिए नोट्स में लिखती थी कि मुझे याद हो। और 1921 का अधिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू जो अहम पात्र रखते थे कांग्रेस अधिवेशन में, तो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था, और मार्च 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। यानी इन दोनों ने मिलकर इस्तीफा दिया कांग्रेस से, और इन्होंने ही मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में। किसने की थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक का ऑप्शन हमें दिया जाता है। तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया था CR दास का। जैसे पूछेगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास, और सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था, इसे आप याद कर लें। अगला अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे 1923 का। 1923 में भी दो अधिवेशन हुआ है। एक है विशेष अधिवेशन, स्थान दिल्ली, और अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सबसे युवा अध्यक्ष यही थे, मतलब सबसे यंग अध्यक्ष अगर कोई पूछेगा कांग्रेस का तो यही थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका पूरा नाम था APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका उम्र मात्र 35 वर्ष था। सबसे युवा अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप से मुझे सर ने लिखा था। स्वराज दल के सदस्यों को कांग्रेस में वापसी, यानी मैंने बताया था कि स्वराज दल का जो दल बना था 1921 में CR दास और मोतीलाल नेहरू का,
पहले इससे पहले अधिवेशन में मैंने पढ़ाया था। तो कांग्रेस से तो इस्तीफा देने के बाद स्वराज दल बनाए थे, लेकिन इस अधिवेशन में 1923 के विशेष अधिवेशन में वो फिर से वापस आ गए थे। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि स्वराज दल के सदस्यों का वापस मतलब कांग्रेस में वापसी कब हुआ था, किस अधिवेशन में विशेष था या वार्षिक, ये भी याद रखें। विशेष अधिवेशन में हुआ था 1923 के। 1921 में बाहर निकले थे, 1923 में फिर से आए थे। देखिए मैं जोर दे के इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि आपको याद वो चीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है वार्षिक अधिवेशन। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था वार्षिक वाला, जो दिसंबर माह में होता था, स्थान था काकीनाडा, बंगाल में पड़ता है काकीनाडा, और अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर। पहली बार अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन का गठन किया गया। आप देखिए स्वयंसेवक संगठन का गठन किसने किया था, तो मोहम्मद अली जौहर ने किया था। किस अधिवेशन में किया था, तो वार्षिक अधिवेशन 1923 का था, जो काकीनाडा बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की इजाज़त दी गई थी, यानी हर सदस्य को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगा था 1921 के अधिवेशन में, तो इस 1923 के अधिवेशन में इसे अनुमति दी गई थी। आप जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना एक दूसरे को, तभी आप याद कर पाएंगे। मैं ऐसी बहुत बार इसे रिवीजन की हूँ, बहुत बार कनेक्ट की हूँ, तब जाके मुझे याद रह पाता है हर चीज़। तो आपको भी याद रहेगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और थोड़ा राइटिंग से आप बिल्कुल हड़बड़ ना करें। मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। 1924 का जो अगला अधिवेशन हुआ है, इसे देखिए मैंने 3 स्टार लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 का यह स्थान था बेलग्राम कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। इसीलिए ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी जो थे प्रथम बार और अंतिम बार इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। मतलब 1901 में प्रथम बार शामिल हुए थे। मैंने पिछले क्लास में बताया है, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन याद होगा तो 1901 में वो पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन 1924 में वो अध्यक्ष बनाए गए थे बेलग्राम कर्नाटक में। इसीलिए 3 स्टार आप भी लगाए इसमें। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जो मैंने बताया आपको। इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए थे। मैंने ऊपर बताया था 1907 में ब्रेकअप, फिर 1916 में पेचअप, फिर 1924 में ब्रेकअप। तो 1924 में फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अलग हो गए थे फिर से एक बार। और इसको देखिए 4 स्टार मैंने लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी-दास समझौता इसी पर हस्ताक्षर हुआ था। गांधी-दास समझौता जो हुआ था, गांधी जी और CR दास के बीच में समझौता एक हुआ था, क्योंकि 1921 में थोड़ा मतभेद हो गया था ना, इसलिए तो 1924 में ही इस पे हस्ताक्षर किया गया था, इसी अधिवेशन में। गांधी-दास समझौता इसे बोला जाता है। आज अधिवेशन वाला मैं ख़त्म कर दूंगी, थोड़ा लंबा क्लास होगा तो आप लोग पेशेंस से रहिए। अगला अधिवेशन है 1925 का, स्थान है कानपुर और अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सरोजनी नायडू अगर यहाँ पे आई है तो इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसको एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। किस अधिवेशन में शामिल हुई थी, तो कानपुर का अधिवेशन था। कितने ईस्वी में था, तो 1925 ईस्वी में था। अब इसका 2-3 चीज़ खास बात है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। उसके बाद का पॉइंट है सबसे पहले ध्वज वंदना। ध्वज वंदना हमारा क्या है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है, लेकिन मैं बताती हूँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, जिसे गाया है श्यामलाल गुप्त ने। तो ये इसी में गाया गया था, इसी अधिवेशन में, 1925 के अधिवेशन में। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इतने दूर में मैंने इतना निचोड़ और इतना अच्छा चीज़ इसमें इंक्लूड किया है, जो कि एग्ज़ाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा प्लीज़। अगला अधिवेशन है 1926 का, स्थान है गुवाहाटी, अध्यक्ष है श्रीनिवास अयंगर। देखिए 2 स्टार इसमें भी मैंने लगाया है, क्योंकि पूछता है कि 1926 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार बीपीएससी आप एग्ज़ाम में देखेंगे ना, तो उसका प्रीवियस ईयर का बहुत क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछता है, तो उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीनिवास अयंगर हैं। कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। इसी अधिवेशन में खादी वस्त्र को पहनने पर जोर दिया गया या अनिवार्य कर दिया गया। बस एक ही पॉइंट इसमें बनता है। अगला अधिवेशन है
अगला अधिवेशन 1927 का, स्थान है मद्रास। अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम.एन. अंसारी। इसमें क्या हुआ था इम्पोर्टेंट चीज़ कि साइमन गो बैक का नारा पहली बार इसी अधिवेशन में लगाया गया था। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि साइमन गो बैक का नारा किस अधिवेशन में लगाया गया, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन गो बैक का नारा लगाते समय अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एम.एन. अंसारी थे। और इस नारा को किसने गाया था, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिखा है, ये बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि मुझे किसी बुक में मिला था, तो यूसुफ मेहर अली ने लिखा है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया है, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया है। और उसके बाद कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वाधीनता। इसी अधिवेशन में रखा गया था पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य। अगला अधिवेशन जो है भी 5 बार लगा लें आप, 6 बार लगा लें, जितना भी बार लगाएं कम है क्योंकि ये अधिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये अधिवेशन है 1929 का, स्थान है लाहौर अधिवेशन, इसको बोलते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, मैं ऐसे ही याद की थी। और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इसको रटें आप। इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करते समय कौन अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और देखें ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 31 अक्टूबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया था। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी उसी के लक्ष्य पे अभी हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किए थे भारत को, और उसको मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को क्या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्वीकृति महात्मा गांधी को किस अधिवेशन में मिली थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, इसको बिल्कुल मिस ना करिएगा, नहीं तो हो सकता है एग्जाम में आप पछताएं। तभी नोट्स तो रहता है इंसान के पास और बाद में लगता है ये क्वेश्चन ईजी था और मैंने गलती कर दिया, तो अधिवेशन वाला सब याद कर लें आप। अगला अधिवेशन 1931 का है, स्थान है कराची। कराची अधिवेशन 1931 का, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था कि मूल अधिकार की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी, जिसे मौलिक अधिकार भी हम लोग बोलते हैं। बहुत जगह मौलिक अधिकार आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति 5 मार्च 1931 को इसी अधिवेशन में मिला था, 1931 के कराची अधिवेशन में। और अगला पॉइंट है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब गांधी जी इरविन से समझौता करने गए थे ना, उसी टाइम में बोले थे। उसके बाद तो आगे हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट फिर से आएगा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसी अधिवेशन में ये कहा गया है। और उसके बाद विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री या लिहाज के बिना समानता, इसी अधिवेशन में इसको भी स्वीकार किया गया था। आप देखें यहाँ पे मैं मिस नहीं करूँगी क्योंकि किसी का रिक्वेस्ट है तो मैं मिस नहीं करूँगी। देखिए ये चीज़ मैंने बाद में लिखा है लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने 4 स्टार लगा के इसको यहाँ पे लिखा है कि चंद्रशेखर जो आज़ाद थे उनका निधन जो हुआ था 27 फरवरी 1931 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 का है तो मैं यहाँ पे रिलेट करके लिखी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद का मतलब निधन जो हुआ था 27 फरवरी 1931 को हुआ था। उन्होंने खुद से गोली मारा था ना, उन्होंने मार लिया था खुद से ही गोली। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, BRS मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये हैं, उनको फांसी 23 मार्च 1931 में हुआ है। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ अलग है। ये 1857 की क्रांति से पहले का है, लेकिन मैंने अलग पॉइंट में इसको लिखा है। कुछ क्रांतिकारी गतियाँ पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैंने यहाँ से रिलेट करके ऐसे लिखा। आप नोट्स बनाए तो इसी टाइप से बनाए, नोट्स का यही फ़ायदा होता है कि आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना हर चीज़ को तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है वो।
अगला अधिवेशन है 1936 का, स्थान है लखनऊ अधिवेशन जिसे बोलते हैं 1936 का लखनऊ अधिवेशन, मैं इसे याद करती थी। अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू जी। और इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का नया लक्ष्य समाजवाद घोषित हुआ और कांग्रेस संसदीय समिति का गठन हुआ था इसी अधिवेशन में। अगला अधिवेशन, इसमें नाम आप याद रखिएगा, ये अगर आप भूल भी जाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, जैसे लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 का अधिवेशन देखें, स्थान फैजपुर, 1937 का स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ का था, तो ऐसे पूछेगा ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था। और इसमें क्या हुआ था, 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की मांग 1937 के अधिवेशन में ही किया गया था। मैं सिविक्स में पढ़ी थी तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है, मैं सिविक्स में इस चीज़ को पढ़ी थी तो मैंने फिर से यहाँ पे भी लिखा था, क्योंकि मैं बार बार रिवीजन करूँगी तो मुझे याद हो पाएगा, आप ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना सीखें। उसके बाद का अधिवेशन है 1938 का, स्थान है हरिपुरा अधिवेशन, इसको बोलते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। इसमें इम्पोर्टेंट हुआ था 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन इसी अधिवेशन में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें देखें जो ये बना था ना स्थान, जैसे ये अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये जो अधिवेशन 1938 का हुआ था हरिपुरा वाला, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये जो कृषि कार्यक्रम बना था ना इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये ना आप सोचिएगा कि इसके दो अध्यक्ष बन गए थे। और अगला पॉइंट है रजवाड़ों के लिए नीति बनाई गई थी इसी अधिवेशन में 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। आप ऐसे बार बार इसको पढ़ें, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसको बोल रही हूँ क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा ना, फिर अपलोड में मुझे टाइम लग जाता है इसे। थोड़ा आप सब स्लो करके पढ़ सकते हैं या रुक रुक के पढ़ सकते हैं। अगला अधिवेशन है 1939 का, स्थान है त्रिपुरी। हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ही जितने नोट्स में अधिवेशन है ना उसी से मिलता जुलता सारा अधिवेशन आ जाता, तो आप ट्रस्ट करके आराम से पढ़े। प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा क्वेश्चन, एक दो साल का जो अभी पूछा है TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का, उसमें देखिएगा यही सब क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है। तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और इस्तीफा के बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए इसमें क्या पंचा हुआ था कि ये जो स्थान था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, इसमें ना विवाद हो गया था सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जो थे, महात्मा गांधी ने उनको खड़ा किया था। और सुभाष चंद्र बोस इससे पहले भी 1938 के अधिवेशन में थे, तो वो फिर से यहाँ पे खड़े हुए थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी के तरफ से खड़े हुए थे, तो जीत इसमें हुई थी सुभाष चंद्र बोस की हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की जीत होने से क्या हुआ था, महात्मा गांधी थोड़ा सा दुखी हो गए थे और उन्होंने बोला था कि मैं कांग्रेस से जा रहा हूँ, मुझे अब कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला भी था उन्होंने कि आप ना जाएं गांधी जी, आप गुस्सा ना हो, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना मैं वही कार्य करूँगा। लेकिन महात्मा गांधी थोड़ा गुस्सा हो गए थे, वो बोले नहीं मैं अभी आप यहाँ से संन्यास लूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है अब कांग्रेस अधिवेशन से। तो 1939 का अधिवेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, 2 स्टार मैंने लगाया है कि स्थान त्रिपुरी है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं, इस्तीफा के बाद अस्थायी अध्यक्ष। तो सुभाष चंद्र बोस को भी लगा कि नहीं, किसी का दिल दुखा के मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, तो उन्होंने कुछ समय के बाद इस्तीफा दे दिया था वहाँ से। तो उसका अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। आप जितने बार BVI लगाना चाहे इस दोनों पॉइंट को आप लगा लें क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा BPSC को पता है और उसको पसंद है और पूछता भी है वो। तो 1939 के अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 2 स्टार लगाएं इसको, 3 स्टार लगा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा देंगे ना तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेंगे। अगला अधिवेशन है, अब 2-3 ही बचा है, मैं इसको आज ख़त्म ही कर देती हूँ।
1940 का अधिवेशन, जैसा कि पहले भी क्लास में मैंने बताया था, ये 53वां अधिवेशन है। अब ये 53वां मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूछता है 53वां और 54वां, ये दोनों आप इससे याद रखें कि 1940 वाला 53वां अधिवेशन था। स्थान था रामगढ़, बिहार और झारखंड में पड़ता था। अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्ताव मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया था। और दूसरा था कि इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यानी इसी प्रस्ताव के बाद ना कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको पता है कि 1942 में हुआ है, तो इसी प्रस्ताव में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। क्योंकि 40 के बाद 6 साल, मतलब 5 साल बीच में 6 साल अधिवेशन ही नहीं होता है, तो 6 साल तक मौलाना अब्दुल कलाम ही आज़ाद ही रह जाते हैं अध्यक्ष। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बीच में पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा 40 से 46 तक, 46 में फिर दिसंबर में बनेंगे, लेकिन दिसंबर से पहले तक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब कुछ भी काम होगा तो उनकी अध्यक्षता में ही काम हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ चीज़ अपने दिमाग में रिलेट करिए आप, कि हर चीज़ को रटा नहीं जाता है। तो कोई भी कार्य होगा ना, तो उसके अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे 40 से 46 के बीच, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होंगे। अब 1946 का जो अधिवेशन हुआ था, 54 नंबर का अधिवेशन था। स्थान था मेरठ और अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आप देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत, तो उस समय के अध्यक्ष कौन होंगे, जेबी कृपलानी। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ये क्वेश्चन कितने बार पूछता है, स्वतंत्र भारत के समय वहाँ के मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। स्थान कौन सा था, स्थान था मेरठ। अगला अधिवेशन 1948 का है, ये लास्ट अधिवेशन है। स्थान है जयपुर, 1948 का स्थान है जयपुर। अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद का पहला अधिवेशन 1948 का यही था, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से हुई थी। अब देखिए इस दोनों अधिवेशन को मैंने कैसे याद किया, वो ट्रिक थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। मैंने 1946 वाला याद किया था कि मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो। 1946 में मेरे पे कृपा करो भगवान, क्योंकि अभी देश गुलाम है, तो मेरे पे कृपा कर दीजिए भगवान। 1946 में मेरे पे मतलब मेरठ और कृपा करो यानी कृपलानी, जेबी कृपलानी। उसके बाद भगवान ने कृपा किया, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। फिर 1948 आ गया, तो मैंने बोला जय सीता मैया, तो जय सीता मैया से मैंने याद किया था जयपुर सीतारमैया। आप ऐसे रिलेट करके कुछ अपना लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा में इसको ऐसे याद करें कि ज़िंदगी भर आपको याद हो वो चीज़। अब देखिए ये चीज़ मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एक बार आप देख लें। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933। कुल अधिवेशन की संख्या थी कलकत्ता में जो हुई थी 10, बॉम्बे और मद्रास में भी हुई थी, और भारत के बाहर सबसे ज़्यादा लाहौर में हुई थी और कराची में हुई थी। तो कलकत्ता में कुल देखें 10 अधिवेशन हुआ है, बॉम्बे में 7, मद्रास में 7, दिल्ली में 4 और लाहौर में 4 अधिवेशन कुल हुआ है। अब देखिए एक ये ना कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करूँगी। आप अपने नोट्स का एक भी पॉइंट हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आप ना 1940 और 46 वाला 53वां और 54वां एकदम से याद रखें। 40 के बाद हुआ नहीं है, 46 में अधिवेशन हुआ है। उस बीच में अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि ब्रिटेन की नीतियों का परिणाम था कि भारत में साहूकार जमींदार हो गए और किसान खेतीहर मजदूर हो गए। यह कथन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोगिला थापर का है, ये मैंने बाद में लिखा है। ये सब चीज़ मैंने बाद में कहीं कहीं से पढ़ के लिखा है बहुत चीज़, तो आप मेरे नोट्स पे ट्रस्ट करिए, आपका आराम से इससे GS तो कंप्लीट होगा ही। अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो 100% कवर होगा। 100 नहीं बोलूँगी, 90 बोलिए, क्योंकि 10% मेरे टीचर को भी नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन आएगा। आंसर की में भी उन्होंने मिलवाया था एग्ज़ाम के बाद, तो 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया है मेरा आंसर की से। तो मैं तो उनकी स्टूडेंट ही हूँ, बस अपना नोट शेयर कर रही हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जितना आप कमेंट करेंगे ना उतना जल्दी मैं क्लास लेकर आ पाती हूँ। तो आई होप आपको ये आज वाला क्लास थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। आज मैंने अधिवेशन ख़त्म कर दिया है, कल हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। कल देखें ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कल का टॉपिक होगा बंगाल विभाजन।
यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 5 है, इसे मेरा क्लास 6 होगा। एक क्लास मैं पीछे चल रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं, क्योंकि इतना याद करना भी बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। आप अगर इतना याद करके अगर रिवीजन रोज़ कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक टास्क हो चुका होगा अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है 4-5 पेज मैंने अपने नोट्स का शेयर कर दिया है अभी तक में। तो इतना याद होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ना क्यूज़ टाइप से भी लाऊंगी। जैसे लाइव में मैं आती हूँ ना, तो मैं क्वेश्चन इससे बना के इसी से जितना मैंने पढ़ाया है, तो अगर टाइमिंग आप लोग बोलेंगे जिस टाइम पे मैं लगा दूँगी अपकमिंग, और आप लोग अगर 10 लोग भी जुड़ते हैं तो मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूछूंगी। आप लाइव में जवाब देंगे बिना कॉपी देखे। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सच में, क्योंकि मैं दोहरा जीवन जी रही हूँ। अपना भी तैयारी, आपका भी नोट्स शेयर, फिर मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ, फिर बहुत मुश्किल है घर परिवार भी संभालना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर समझेंगे मेरी बात को और शेयर ज़रूर करेंगे आप। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच।